तो सबसे पहले हु इज़ अ डेंटिस्ट? अ डेंटिस्ट इज़ अ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, अ डेंटल सर्जन बेसिकली, जो कि आपकी ओरल कैविटी को एंड आपकी हेड एंड नेक को ट्रीट करता है। ओरल कैंसर को सबसे पहले एक डेंटिस्ट ही डिटेक्ट करता है। न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनको क्लेफ्ट पैलेट होता है, उनकी पैलेट में छेद होता है, बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडिया में, तो उनको भी डेंटिस्ट ही ट्रीट करता है। कोई आपका रोल मॉडल है डेंटिस्ट की फील्ड में कि आपको लगता है कि मुझे उसके जैसा बनना है? अभी जो फादर ऑफ इंडियन डेंटिस्ट्री है संदेश माहेकर, उनका एक पॉडकास्ट भी आया था रिसेंटली, तो वो इस टाइम पे अप टू 1 करोड़ पर मंथ तो कर रहे हैं। ठीक है, सेलिब्रिटी डेंटिस्ट है वो मुंबई के, एंड उनको फादर ऑफ इंडियन डेंटिस्ट्री बोलते हैं। क्या सैलरी पैकेज मिलता है वहाँ पे? $200,000 तो मेरे को पता है पर ईयर। 4-5 लाख रुपए पर मंथ का? 40-50 लाख इंडियन करेंसी। नहीं, मैं पर मंथ की बात कर रहा पर मंथ का बोल रही हूँ मैं। पर मंथ का आपने बताया। हाँ, और टीचर्स तो ये बोल रहे थे कि तुम बनोगे डॉक्टर। मतलब जब मैं पेपर देने जाती थी ना, तो ऐसा हो जाता था कि ब्लर हो जाता था पेपर मेरे सामने, इतनी एंजाइटी हो जाती थी, ऐसा लगता था कि मैं रोने लग जाऊंगी। हेलो नीट एस्पिरेंट्स, तो यार आज की वीडियो बहुत एक्साइटमेंट के साथ लेके आया हूँ एक डेंटिस्ट के साथ में। मोस्टली आप लोगों का कमेंट सेक्शन में ना इसी चीज़ से भरा रहता है यार कि एमबीबीएस वर्सेस बीडीएस या बीडीएस वर्सेस बीएमएस। बीडीएस लेंगे यार तो हम कैसे डेंटिस्ट बनेंगे, या बीडीएस के बाद हम एमडीएस कर लेंगे तो हमारा क्या गुजारा हो जाएगा, कितने पैसे कमाएंगे, क्या फ्यूचर स्कोप है और क्या सैलरी पैकेज रहेगा, कोर्स कैसा है, इस कोर्स में हम मतलब क्या क्या सीखते हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर क्या है, क्या जीवन भर सिर्फ हम दांत के ही डॉक्टर बन के रह जाएंगे या सिर्फ हम कुछ बहुत चीज़ें ही सीख पाएंगे। बिकॉज ये कहीं ना कहीं सेपरेट कर देता है एमबीबीएस से बीडीएस जाने में या डिफरेंट कोर्सेज, किसी भी कोर्सेज में जाने में। तो आज मेरे साथ में है डॉक्टर श्वेता। मोस्ट वेलकम मैम हमारे चैनल पर। मोस्टली बच्चे यही कमेंट्स करते हैं कि भैया डेंटिस्ट क्या है, बीडीएस क्या है, तो मुझे लगता है कि आज मेरी ऑडियंस को बीडीएस के बारे में पता चल जाएगा और मैम की पूरी स्टोरी कवर करेंगे हम लोग कि भैया कैसे 12th के बाद में कितने साल ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद में जैसे सबके दुखड़े होते हैं वैसे मैम का भी कोई एक अपना दुखड़ा ज़रूर होगा कि कैसे हम बीडीएस में गए। तो मैम थोड़ा सा बताएं अपनी स्टार्टिंग स्टोरी, कैसे हम लोग शिफ्ट किया बीडीएस में मेनली। सो माई पेरेंट्स आर फ्रॉम यूपी, बट मेरे पापा बीएसएफ में थे तो उनकी ट्रांसफ़र वाली जॉब थी, तो हम कभी एक जगह रहे नहीं थे। बट माई पेरेंट्स वर वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन की मतलब अच्छे से पढ़ना है। डॉक्टर बनने का मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, बट मेरे 10th में 10 CGPA आ गए तो पेरेंट्स ने बोला अभी तो 2 ही ऑप्शन है, मेडिकल या नॉन मेडिकल। तो फिर मेरे को मैथ्स पसंद नहीं थी तो मैंने मेडिकल ले लिया। फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी वो डॉक्टर बनना चाहती थी, तो उसकी देखा देखी तो मैं घुस गई थी डॉक्टर बनने के लिए। बट उसके बाद ना मुझे एकदम से ऐसा ना डिज़ायर अंदर से बर्न होने लग गया था। जब भी मैं डॉक्टर्स को दिखती थी, जब मुझे लग रहा था कि मुझे यही बनना है, किसी भी हॉस्पिटल में जाती थी तो बहुत फैसिनेट हो जाती थी, स्पेशली वाइट कोट को देख के। बट उस टाइम पे ना फिर जब कोचिंग ज्वाइन करी तो फिर ऐसा लगता था कि यार कितना प्रेशर है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे डमी स्कूल में एडमिशन नहीं दिलवाया था। तो मैं आधे दिन स्कूल जाती थी, फिर आधे दिन कोचिंग जाती थी, स्कूल और साथ में कोचिंग। हाँ, तो वो मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा था। और उस टाइम पे ना इतना सोशल मीडिया वगैरह था नहीं, मतलब ऐसा लगता था कि मेरी ही गलती है शायद कि मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। और उससे पहले मेरे स्कूल में काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे। ये कौन सी ईयर की बात है? ये 2015 की बात है। हाँ जी। तो उस टाइम पे मतलब मेरे अचानक से मार्क्स कम हो गए, स्कूल में भी कम हो गए, कोचिंग में भी कम हो गए। वो 2 चीजें बैलेंस करने का कंसेप्ट कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और टीचर्स तो ये बोल रहे थे कि तुम बनोगे डॉक्टर, मतलब पहले ये तो कर लो। तो मतलब काफ़ी ऐसा लगता था यार क्या हो रहा है। और ना वो मुझे लगता है कि लाइफ का ना सबसे बुरा फेज था मेरा, क्योंकि रोज़ रोती थी मैं, रोज। और मुझे नहीं पता था कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, और घर वाले भी मुझे ही ब्लेम करते थे। वो कहीं ना कहीं जब बैलेंस नहीं हो पाता है तो हमको लगता है कि हमारे में ही कमी है। वही एक्चुअली जब मैं कोचिंग जाती थी और सबके मार्क्स ज़्यादा आते थे और मेरे कम आते थे, तो मुझे लगता था कि मैं पढ़ तो रही हूँ, मतलब मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। और दूसरा ना कोचिंग सेंटर्स वाले ये बोलते हैं इतने घंटे आपको पढ़ना है वरना आप तो डॉक्टर नहीं बन सकते हो। सपोज अगर 6 घंटे नहीं पढ़ा, हमारे कोचिंग वाले बोलते थे 6 घंटे पढ़ोगे कोचिंग से अलग तो तुम डॉक्टर बनोगे। और मैं घंटे गिनती रहती थी, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। और ना ऐसा नहीं मैं पढ़ नहीं रही हूँ, पूरे दिन पढ़ रही हूँ, पर मार्क्स तो कहीं पे भी नहीं आ रहे। जब मैं पेपर देने जाती थी ना तो ऐसा हो जाता था कि ब्लर हो जाता था पेपर मेरे सामने, इतनी एंजाइटी हो जाती थी, ऐसा लगता था कि मैं रोने लग जाऊंगी। सोसाइटी का प्रेशर है कहीं, आई डोंट नो। हाँ, प्रेशर था। ऊपर से मेडिकल लेते घर वाले ना सबको बोल देते हैं हमारी बेटी तो डॉक्टर बनेगी। अब ये था अगर नहीं बनी तो फिर क्या होगा। जो ओवर कमिटमेंट होते हैं मुझे लगता है ओवर थिंकिंग में ज्यादा डाल मुझे लगता है कि हाँ मैं ना हर एक स्टूडेंट
को समझ सकती हूँ, बिकॉज मैं ना उसी फेज से गुजरी हूँ। और ना काफ़ी लोग इस चीज़ को इग्नोर करके मूव ऑन कर जाते हैं, बट मुझे ना अब तक भी सब कुछ याद है, इतना फ्रेश है कि जहाँ पे मेरा कोचिंग सेंटर है चंडीगढ़ में सेक्टर 34 में, मैं उसके आसपास भी नहीं जाती। उस एरिया में 34 में जाना बंद कर दिया मैंने, अब तक नहीं जाती, क्योंकि मुझे फ्लैशबैक्स आते हैं भाई, वो ऐसा लगता है ट्रॉमा अभी तक फ्रेश है। इतना प्रेशर होता है ना उस टाइम पे स्टूडेंट्स पे, और आजकल तो और भी बढ़ गया है कोचिंग सेंटर से बहुत ज़्यादा। तो मेनली अभी जैसे बच्चे का नीट का एग्ज़ाम ओवर हुआ है, तो वही सेम जो दुखड़े वाली कहानी है वो इन बच्चों की भी है। अब ऐसे समझ लो कि 1 लाख सीट्स है, 1,09,000 समथिंग है गवर्नमेंट MBBS और प्राइवेट की मिला के, तो 1 लाख तो एलोपैथ डॉक्टर बनेंगे हम मानते हैं। कुछ सीट्स बढ़ जाएंगी तो 1,10,000 15,000 आप ले लो। उसके बाद में अगर BDS देखोगे तो हर एक स्टेट में एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है इन जनरल। रेयरली कोई स्टेट ऐसा होगा जहाँ पर 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, या तो 60 टेक है या 100 होगा मैक्स टू मैक्स। तो बच्चों को क्या BDS लेना चाहिए, या अभी जो फीलिंग आप में अभी आपने बताया कि जैसे वो एकदम पूरा फ्रेश रहता है, 3 लोग ये लोग तो उसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो इनको कैसे ओवरकम होना पड़ेगा? मुझे पता है इस टाइम पे तो कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा जा रही हैं, उस टाइम पे तो फिर भी बहुत कम जाती थी, अब तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ BDS लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मेरे हिसाब से अगर आपको गवर्नमेंट BDS मिल रहा है तो आप डेफिनेटली ले लो, बिना सोचे समझे ले लो। BAMS BHMS से मेरे हिसाब से तो बेटर है गवर्नमेंट BDS डेफिनेटली, बिकॉज वो मुझे लगता है कि शायद कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट मतलब दैट इज सूडो मेडिसिन, आई थिंक दैट इज सूडो मेडिसिन। यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ आयुर्वेदिक होम्योपैथिक डॉक्टर्स एंड आई अप्रिशिएट देम, बट आई थिंक कि एलोपैथी पे ज़्यादा लोग जाते हैं। मतलब इंस्टेंटली रिजल्ट्स चाहिए, किसी में पेशेंस नहीं है आजकल के टाइम पे, तो BDS का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है ना। अगर तुम एक डेंटिस्ट हो तो कोई और बंदा आके ये नहीं बोल सकता कि मैं भी डेंटिस्ट से ठीक नहीं होगा। हाँ, ये तो कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है ही नहीं ना। मतलब BDS ऐसा कोर्स है वो ना एलोपैथ से लेना देना है ना आयुर्वेदा या किसी और मेडिसिन से लेना देना। मुझे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना कि प्राइवेट प्रैक्टिस BDS में बहुत फ्लरिश करती है। क्या तुमने BDS में अपना बेस्ट दिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम पेशेंट का जो भी तुमने सीखा वो ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हो? क्योंकि अगर तुमने गवर्नमेंट, मतलब मुझे लग रहा है कि लर्निंग बहुत लर्निंग, हाँ थ्योरी नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है तुमने पढ़ लिया, पढ़ाई की नॉलेज तुम पेशेंट पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हारे हाथों की स्किल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर डेंटिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट तो स्किल्स है, तुम्हें फील करना होता है दांत को। अब तुम अपने मुंह को देखो तो कितने छोटे छोटे दांत है भाई, तुम अगर RCT करते हो तुम्हें फील करना होता है उसको, वो टैक्टाइल सेंसेशन जो जिसे बोलते हैं ना, वो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम कितने भी लूप्स लगा लो, मैग्नीफाइंग ग्लासेस लगा लो, एट द एंड इट कम्स डाउन टू व्हाट यू फील। जो तुम्हारी हैंड, जैसे हम ड्राइविंग सीखते हैं ना तो हमारे पैरों को पता होता है, कॉन्फिडेंस आने लगता है, ऑटोमेटिकली आता है ना ड्राइविंग में कॉन्फिडेंस। वैसे डेंटिस्ट्री है, डेंटिस्ट्री इज वेरी वास्ट, इट्स एन अमेजिंग फील्ड। मुझे लगता है कि डेंटिस्ट्री पे ना जब डेंटिस्ट्री करना शुरू करते हैं ना तो लोगों को होपलेस सिचुएशन होती है, मेरी भी थी। फर्स्ट ईयर में तो मैं रोती ही रहती थी कि कहाँ ही आ गई मैं। हम इसमें ये बोलेंगे कि कोई हम अपना कंपेयर ना MBBS वाले से कर रहे होते हैं, हाँ, actually जबकि it's वो very कंपैरिजन natural का पार्ट है ही हाँ, नहीं। क्योंकि हमारे दोस्तों को मिल गया होता है और हम उसी के लिए पढ़ रहे होते हैं, फिर हमें नहीं मिलता तो हम ना दूसरों से बातें करना छोड़ देते हैं। इसकी एक अपने आप में क्वालिटी है, हाँ, क्योंकि हम ये जो ले रहे हैं वो अपने आप में स्पेसिफिकेशन एक तरह का। BDS इज अ स्पेशलिस्ट, मैंने अपनी वीडियोस में भी बोला है कि डेंटिस्ट इज ऑलरेडी अ स्पेशलिस्ट। जो MBBS है वो पूरी बॉडी, ह्यूमन बॉडी पढ़ता है, उसके बाद वो अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करता है। मतलब मेरे भी फ्रेंड्स MBBS डॉक्टर्स हैं, अब तो वो MD कर रहे हैं, बट मुझे पता है ना, अगर मैं उनसे पूछूं तो उनकी नॉलेज उतनी थी जितनी मेरी थी, क्योंकि हमने भी वो सेम ही चीज़ पढ़ी है। अगर कोई स्पेशलाइजेशन में जाएगा तभी उसको वो स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पढ़ेगा, और हमने वो चीज़ 5 साल से हमने पढ़ा है। और डेंटिस्ट का ना हम लोगों को लगता है सिर्फ दांतों से लेना देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप DCI की डेफिनेशन देखते हो तो हेड एंड नेक से लेना देना है, तो लीगली वी आर बाउंड टू प्रैक्टिस ऑन हेड एंड नेक। एंड आजकल के जो डेंटिस्ट है वो एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ये जैसे कोविड टाइम से ना फेशियल कॉस्मेटोलॉजी काफ़ी ट्रेंड कर रही है, और अब बुटॉक्स एंड फिलर्स वी कैन लीगली गिव टू अ पेशेंट। इनफैक्ट जो ओरल सर्जन होता है, जो MDS होता है ओरल सर्जरी, वो हेयर ट्रांसप्लांट भी कर सकता है, काफ़ी एक्सटेंसिव सर्जरीज कर सकता है, फेशियल सर्जरीज कर सकता है। जॉ अगर आपका ब्रेक हो जाता है एक्सीडेंट्स में तो डेंटिस्ट को ही बुलाते हैं ना ठीक करने के लिए, ओरल सर्जन को ही बुलाते हैं, कोई और आपके दांत थोड़ी लगा देगा, स्प्लिंटिंग कैसे कर देगा। अगर आपका स्कल टूटा है तो स्कल की सर्जरी भी डेंटिस्ट करता है, बट वो हमें नहीं पता ना, हमें तो वो ये पता है कि दांतों के डॉक्टर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं भी उतना ही समझता हूं कि अगर कुछ दांतों में दर्द होगा तो देन डेंटिस्ट को याद करना है। तो एज एन ले मैन अगर हम देखेंगे तो हम उतना ही समझते हैं। अब जब आप किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में चले जाओ, तो जैसे BDS है, तो BDS में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट में तो बच्चा सक्सेस है,
गवर्नमेंट में प्राइवेट में उसकी भी है बहुत सक्सेस। हाँ अच्छा। हाँ, बट प्राइवेट में ना आपको टॉप कॉलेज देखना पड़ेगा। जैसे कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं? जैसे मणिपाल है, सविता डेंटल कॉलेज। इनफैक्ट सविता डेंटल कॉलेज इंडिया का ओनली डेंटल कॉलेज है जिसकी बीडीएस की डिग्री की वैल्यू बाहर कंट्रीज में भी है। ओके। उसके अलावा बल्कि वो प्राइवेट कॉलेज है और वो नंबर 1 पे आता है इंडिया में। डीम्ड यूनिवर्सिटी आई चेन्नई में डीम्ड यूनिवर्सिटी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हाँ वो नंबर 1 पे है। आप अगर चेक करोगे ना तो हर Canara वेबसाइट पे पे मिल जाता होगा हाँ वो, इजीली Canara मिल पे जाएगा। उसकी फीस थोड़ी हाई है, काफी हाई है, हाँ, हाँ। बट वो बहुत अच्छा कॉलेज है। पेशेंट्स बहुत ज्यादा है वहाँ पे। मणिपाल में आप कर सकते हो और डीवाई पाटिल में कर सकते हो। साउथ के जब सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। हाँ बापूजी डेंटल कॉलेज में कर सकते हो। फीस ज्यादा है बट आपको एटलीस्ट रेपुटेशन तो है ना कॉलेज की। आप ऐसे ही अपने ये मतलब ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि अपने घर के पास में जो भी डेंटल कॉलेज है वहां चले जाओ। ये तो सबसे बड़ा मिस्टेक है, बिल्कुल भी मतलब नहीं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि आप ना पैसे तो इन्वेस्ट कर ही रहे हो, लेकिन जो भैया 5 साल जो आप अपने दे रहे हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंड करता है वो 5 ईयर आप किस जगह इन्वेस्ट कर रहे हो और प्लस मतलब किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। आपने जो सिलेक्ट कर लिया कॉलेज वही गलत ले लिया तो फिर आप तो वहाँ से निकल ही नहीं पाओगे, फिर तो आप अंदर ही 5 साल उसी में गोल गोल घूमते रहोगे। हाँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था ना, आप सारी जिंदगी आपसे लोग पूछेंगे आपने कहाँ से पास आउट किया था। तो अगर आपने किसी भी रैंडम कॉलेज से जिसको कोई जानता ही नहीं है ना, फिर आपको बोलते हुए भी लगेगा कि यार ये क्या कर लिया मैंने। फिर उसके बाद ना लोग ना एमडीएस में घुसते हैं कि चलो बीडीएस तो मैंने एवी से कर ली, मतलब कोई नाम नहीं था कॉलेज का, एमडीएस तो कर लूँ अच्छे कॉलेज से। एग्जैक्टली। तो पास आउट से मुझे याद है, आप कहाँ से पास आउट हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब डॉक्टर यूनिवर्सिटी। HSJ जो है चंडीगढ़ में, वहाँ ओके, से पास आउट। तो गवर्नमेंट कॉलेज है? हाँ जी हाँ जी। कितना फीस है वहाँ का? 50 to 60,000। आपकी कितनी स्कोरिंग थी जब आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था? मेरे 540। 540 थे? हाँ जी। 540 उस टाइम पे थे, तब उस तो time मुझे लग पे रहा है थे। कि कुछ 10-20 मार्क्स का गैप रह गया होगा एमबीबीएस के बीच में, हाँ हाँ है ना? हाँ। उस टाइम पे बिकॉज 675 तक कुछ मिल जाता था मुझे ऐसा लग चंडीगढ़ में रहा है। हाँ 565-70 हाँ हाँ मिल जाता था बिकॉज अब तो ऐसा हो गया कि अब इतने में अभी अगर अभी चंडीगढ़ वाला कॉलेज चाहिए हो तो उसके लिए क्या स्कोरिंग चाहिए होगी? लास्ट ईयर मुझे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि थर्ड काउंसलिंग 470 मार्क्स तक गई थी। तो क्योंकि उन्होंने थर्ड काउंसलिंग के बाद मुझे टेक्स्ट किया था कि काफ़ी लोगों के 460 की रेंज में मार्क्स थे, तो इतना आई हैव आइडिया कि 470 प्लस तो मिल जाएगा इजीली। 470 प्लस मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा जनरल के लिए? जनरल के लिए मुझे लग रहा है कॉलेज के बारे में ना बहुत लास्ट में मिलता होगा वो, मुझे हाँ लग रहा थर्ड है। काउंसलिंग में। बिकॉज एक बच्चे का मैंने भी करीब 2 साल पहले अलॉट कराया था, वो एससी कैटेगरी का था, तो उसका काफी लो स्कोरिंग में हुआ हाँ था, बट लास्ट में कैटेगरी हुआ में तो था। काफ़ी कम पे हो जाता है, 360 आई गेस कैटेगरी के। हाँ हाँ नियर अबाउट उतना ही था उनका। हाँ हाँ हाँ। बट अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया क्या प्लेसमेंट्स होते हैं बीडीएस के बाद, नहीं फ्यूचर स्कोप क्या है, एमडीएस हम कर लेंगे तो क्या डिग्री की उतनी वैल्यू होती है जैसे कि हम बीएमएस करते हैं प्लस एमडी या एमएस कर लेते हैं आयुर्वेदा में, तो उसमें एक डिग्री की वैल्यू होती है जिसमें से आप ऐसे समझ लो कि एज एन एसोसिएट प्रोफेसर अगर वो अपनी डिग्री कहीं पे भी देता है या अपने वो जो उनके रजिस्ट्रेशंस होते हैं वो कहीं पे भी इनरोल होते हैं तो करीब 1 लाख रुपए उनको पर मंथ मिल जाता है अगर वो ऑन पेपर बेसिस पे भी अप्लाई करता है तो क्या एमडीएस में ऐसा कुछ है या बीडीएस में एमडीएस कर लेंगे उसके बाद भी ऐसा कुछ है? डेफिनेटली है, बीडीएस के बाद भी आप एमडीएस कर सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज से। तो अगर आप एमडीएस गवर्नमेंट से कर रहे हो तो कम से कम 50,000 से स्टार्ट होती है स्टाइपेंड, 1 लाख तक जाती है, डिपेंड्स ऑन द कॉलेज। अलग अलग कॉलेजेस और एमडीएस में स्टाइपेंड मिलता है? एमडीएस की पर मंथ की स्टाइपेंड होती है 50,000 to 1 लाख, वो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कॉलेजेस पे डिपेंड करता है। और एमडीएस करने के बाद अगर आप एसआरशिप करते हो, दैट इज सीनियर रेसिडेंसी, तो उसमें भी आपको 1.5 से 2 लाख की सैलरी मिलती है। ये क्या होता है एसआरशिप? सीनियर रेसिडेंसी होती है, जो सीनियर रेसिडेंट जो हाईएस्ट पोजीशन होती है। हाँ जी, जैसे हम एमडीएस करें तो वी आर जूनियर रेसिडेंट्स, विद जेआरस बोलते हैं उनको। ओके हाँ फिर तो एमडीएस उसके लिए भी एग्जाम होता है कोई? जेआरशिप जो होती है मतलब जेआरशिप ना 2 चीज़ों पे अप्लाई होती है, एक तो जो एमडीएस करा है उसको भी जेआर बोलते हैं और एक होता है नॉन एमडीएस का जेआर। तो उसकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वैकेंसीज निकलती हैं, उसकी सैलरी भी 80 या 90,000 है। तो बट उसका ये चीज़ है कि आप ग्रेजुएट होने के 2 साल तक ही उसमें अप्लाई कर सकते हो। 2 साल के अंदर अप्लाई 2 कर दो, साल के अदरवाइज वो अंदर। अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। हाँ हाँ और वो 1 साल तक की होती है जेआरशिप। और दूसरा मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो आप, डेंटल ऑफिसर बेसिकली। हाँ। तो जैसे मेरा फ्रेंड ही है, रिसेंटली यूपी में उसका डेंटल ऑफिसर का एग्जाम क्लियर हो गया था, तो उसमें भी आपकी अप टू 1 लाख सैलरी होती है। तो जैसे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं,
या तो आप यूपीएससी जो मेन है उससे जाके आप एफिलिएट होके कर सकते हो, वरना इसका जो अलग एग्जाम होता है जो डेंटल ऑफिसर का, यूपीपीएससी जैसे हुआ था बीयूपी का, अब मध्य प्रदेश का तो एमपीपीएससी, राजस्थान मैं का समझ अलग, गया, वो स्टेट वाइज स्टेट वाइज, में हाँ वैकेंसीज हाँ, निकलती बेसिकली वो जो एग्जाम है उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे लेकिन डेंटल के होंगे। अच्छा, बीडीएस के बाद में एमडीएस के लिए अलग एप्लीकेशन आता है, हाँ जी, हाँ है जी, ना? वो एमडीएस नीट पीजी के थ्रू तो होता नहीं है। नीट एमडीएस, हाँ, नीट एमडीएस होता हाँ है, जी। नीट पीजी के लिए होता है, वो अलग है, वो हाँ, वो एमबीबीएस अलग वाले है, देते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है नीट पीजी के लिए, हालांकि आयुर्वेदा के लिए एआईए पीजीईटी होता है ऐसे ही, तो उनका भी एक अलग एंट्रेंस एग्जाम है। वो अंडरस्टूड है कि यूजी के कोर्स के बेसिस पे ही आप पीजी करोगे, है ना? और उसके लिए भी आपको अलग अलग, जो आप कोर्स ले रहे हो तो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम भी होंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका रोल मॉडल है डेंटिस्ट की फील्ड में, कि आपको लगता है कि मुझे उसके जैसा बनना है? कई सारे रोल मॉडल हाँ। हैं, जैसे कि अभी जो फादर ऑफ इंडियन डेंटिस्ट्री है संदेश माहिकर, उनका एक पॉडकास्ट भी आया था रिसेंटली, तो वो इस टाइम पे अप टू 1 करोड़ पर मंथ तो कर रहे हैं अर्न। ये क्या है? सेलिब्रिटी डेंटिस्ट है वो, मुंबई के, ओके। एंड लाइक उनको फादर ऑफ इंडियन डेंटिस्ट्री बोलते हैं। Oh, और भी बहुत सारे डेंटिस्ट हैं, जैसे कि दिल्ली में डॉक्टर सागर चौधरी हैं, वो भी एज अ बीडीएस बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, जनरल डेंटिस्ट्री के कोर्सेज कराते हैं। तो जैसे कि आप भी डेंटिस्ट हैं, तो अगर हम बात करें कि कंप्लीट बीडीएस में अगर ईयर वाइज बात करेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर क्या क्या सीखा, और अभी आप एक हॉस्पिटल में जिसमें वर्किंग हो, तो वहाँ पर आपको किस तरह के पेशेंट ट्रीट करने का मौका मिलता है, और क्या क्या चीज़ें आप करते हो, मतलब अगर हम बात करें कि क्लिनिकली मतलब क्या क्या सीख रखा है, कि आप बोल रहे हो स्किल्स सीखने के बाद में, उसके बाद में मतलब क्या क्या चीज़ें रहती हैं? ओके, सो फर्स्ट ईयर में तो बेसिक जो एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं वही पढ़ते हैं हम लोग, फिजियोलॉजी, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब कॉमन रहता है। सारा कुछ कॉमन रहता है। सेकेंड ईयर में भी कॉमन रहता है, बस हमें सेकेंड ईयर से तो डेंटल सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ईयर में हमारा एक अलग से सब्जेक्ट होता है DADH, दैट इज डेंटल एनाटमी, डेंटल हिस्टोलॉजी। उसमें हमें टूथ के बारे में पढ़ाया जाता है। सबसे पहले सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि टूथ होता कौन सा है, कौन से टूथ का नाम क्या है, अच्छा। और वो दिखता कैसा है। हमें कार्विंग करवाई जाती है, हम लोग वैक्स पे कार्व करते हैं टूथ को, क्योंकि हम अगर जैसे केरीज है, अगर हमें रेस्टोरेशन करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि बिल्ड कैसे करना है। ये नहीं कि हमने भरा और ठोक दिया उसको वो नहीं, टूथ की एनाटमी रेप्लिकेट करनी होती है, Okay. ठीक है, जो आजकल के डेंटिस्ट नहीं करते हैं, मतलब ऐसे ही है कि बस भरा अगर मटेरियल ऐसे paste फ्लैट कर दिया, फ्लैट हाँ। कर देते हैं, पर वैसा नहीं तो होता अगर है। इन जनरल मैं बात करूँ, ये मतलब बहुत घर में भी केसेस ऐसे मिल जाते हैं जिसमें होता है कि लोगों के दांत टूट गए हैं, किसी कोई वॉशरूम में गिर गया है, इस वजह से उसका कुछ निकल गया दांत, तो बहुत बार ना खराब हो जाता है। डेंटिस्ट क्या करते हैं, उसको पूरा खोद तो दिया, उसके बाद वो बना नहीं है, अभी तक उनका पेन बना रहता है सालों साल तक। तो वो क्या है, मतलब आपको क्या लगता है 10 में से कितने डेंटिस्ट हैं जो कम्प्लीटली मतलब अच्छे से उनको स्किल्स आती हैं? आई गेस 4 या 5। 4 या 5। तो मेनली ये डिपेंड करता है ना कि सीख कितने अच्छे से रहो आप। हाँ, इनफैक्ट ना ऐसा नहीं है कि जैसे एमडीएस भी कर लिए कई डेंटिस्ट ने, पर उनकी स्पेशलाइजेशन अलग है। जैसे डेंटिस्ट्री में 8 स्पेशलाइजेशंस हैं। सपोज अगर आप आरसीटी के स्पेशलिस्ट हो, एंडोडोंटिस्ट हो, तो आपको सिर्फ आरसीटी आती है। आरसीटी इट्स मीन को जो दांत निकाल के हम लोग नहीं नहीं लगाते नहीं, हैं, हाँ। आरसीटी मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट, मतलब हमने नसों का इलाज किया, हमने नर्व्स को निकाल दिया। अगर सपोज केरीज जो है वो डीप नर्व्स तक पहुंच चुकी है, तो फिर हम नर्व्स को निकाल के उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, फिलिंग Exactly, करके। हाँ। हाँ, वही होता है आरसीटी। तो अगर वो उसका फिर रूट से कोई कनेक्शन नहीं होता है, राइट? रूट के अंदर ही होती है ना, तो हाँ, रूट के अंदर ही नर्व्स होती है ना, Okay. तो रूट्स के अंदर से नर्व्स को क्लीन करना होता है। तो एकदम हटा देते हैं या कुछ connect सारी रहता नर्व्स है? को निकालना पड़ता है। तो अगर अच्छा। आपको पेन हो रहा है, इसका मतलब आपकी आरसीटी ठीक से नहीं हुई है, आपकी कोई कैनाल मिस को उन्होंने क्लीन नहीं किया है, या आपकी नर्व्स ठीक से क्लीन नहीं करी हैं। क्योंकि अगर आपको सेंसेशन पेन की है तो वो नर्व से ही होती है ना पूरी बॉडी में, तो अगर आपने नर्व्स हटा दी तो पेन का तो कोई सवाल ही नहीं है। ओके, तो इट्स मीन कि हम उसकी रूट्स निकाल देते हैं और वहां पर हमारा जो रूट के अंदर की नर्व्स निकाल देते हैं। अच्छा, हाँ, नब्स निकाल देते हैं और फिर वहां पर शेप लेके वहाँ उसको पे पेस्ट फिलिंग, कर हाँ, फिलिंग उसके अंदर करते एक हैं, फिलिंग कर देते हैं, कैप लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं कैप लग गया। फिलिंग के बाद उसके ऊपर कैप लगता है टूथ के। तो बेसिकली अगर एक एंडोडोंटिस्ट है जो आरसीटी का स्पेशलिस्ट है, तो उसको आरसीटी तो अच्छे से आती है पर एक्सट्रैक्शन नहीं आती, या उसको डेंचर्स बनाने नहीं आते। तो मैंने ऐसे कई देखे हैं एमडीएस, इनफैक्ट पीजीआई के डेंटिस्ट भी हैं वो, तो बट वो अपनी स्पेशलाइजेशन तो अच्छे से करते हैं, बाकी ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करते, और वो कंसल्टेशन नहीं बुलाते। कंसल्टेंट को तुम्हें चार्जेस देने पड़ेंगे कि अगर वो आ रहा है स्पेशली करने, तो अगर उसका पैसा बचाना है तो वो खुद ही करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक प्रोस्थोडोंटिस्ट होता है जो इम्प्लांट्स लगाता है, डेंचर्स का स्पेशलिस्ट होता है, फेशियल प्रोस्थेसिस का स्पेशलिस्ट होता है। इनफैक्ट वो जैसे अगर आपकी आई मिसिंग है, नोज मिसिंग है, या ईयर मिसिंग है, तो वो उसको आर्टिफिशियली रिप्लेस करते हैं। तो फंक्शनल नहीं होता, बट वो दिखने में एग्जैक्टली रेप्लिकेट हो जाता है। तो
मतलब वो मैंने एक सर के अंडर काम किया था, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, तो बट वो प्रोस्टोडोंटिस्ट थे और वो पीजीआई के डॉक्टर थे, सीनियर रेसिडेंट थे पीजीआई में, लेकिन उनको आरसीटी करनी नहीं आती थी। तो एज ए डेंटिस्ट मैं उनकी जूनियर काम कर रही थी उनके साथ, तो मुझे तो दिख रहा था ना केसेस खराब कर रहे हैं वो, अब हम तो कुछ नहीं बोल सकते ना, तो अब वो केसेस खराब हो गए तो हो गए, अब क्या कर सकते हैं। तो ये वाला हाल है कि मतलब लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन हमको एज ए डेंटिस्ट पता चल जाता है जब हम साथ में काम कर रहे होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन सा डेंटिस्ट अच्छा कर रहा है। अभी तक आप कितने लगभग पेशेंट ठीक कर चुके होंगे या ट्रीटमेंट के लिए आ चुके होंगे आपके पास? या ऐसे पर डे तो या पर डे बेसिस पे कितने पर आते डे हैं? तो 6-7 पेशेंट्स तो मैं करती 6-7 हूँ अभी भी। patients हाँ, को treat और करते कॉलेज हैं। में तो ज़्यादा ही करते थे, क्योंकि कॉलेज में तो हम भागते थे कि हमें नहीं करने, मतलब इतने पेशेंट होते थे कि हम जूनियर्स पे डालते रहते थे, क्योंकि मतलब मेरे को ऐसा ना काफ़ी हैरानी हुई जान के कि प्राइवेट कॉलेजेस में पैसे दे के पेशेंट को बुलाते हैं। हाँ। ये तो मुझे पता ही नहीं था मेरे ये को। तो इंस्पेक्शंस जब होते हैं तो फिर वो तो हाँ वही ना, पर हम पास हाँ। वाले गांव से लेके आते हैं। हमारे कॉलेज में तो ऐसा होता है कि हम तो पास ऑन करते थे, कि पीजी हम पे पास ऑन करता था और हम लोग जूनियर्स पे पास ऑन करते थे। तो मतलब पेशेंट की तो कोई कमी नहीं थी, तो बहुत पेशेंट्स करे हैं, इनफैक्ट हम पागल हो जाते थे कर करके, बहुत तो रुलाते अभी भी आपने हैं। कभी फिर एमडीएस के लिए प्लान नहीं किया? हाँ मैंने किया था, मैंने पेपर भी दिया है, मेरी 1100 रैंक आई है ऑल इंडिया। तो अभी काउंसलिंग होगी, तो मेरा भी यही है कि अगर मुझे गवर्नमेंट सीट मिलती है तो मैं लूँगी, क्योंकि प्राइवेट मैं नहीं लेना चाहती, क्योंकि उसमें फिर मेरे को इतना इन्वेस्ट नहीं करना 30-40 लाख एक डिग्री के ऊपर, बिकॉज इट्स जस्ट अ डिग्री, तुम्हारे नाम के आगे लग जाएगा और एक ही चीज़ में स्पेशलाइजेशन होती है वो। अगर सपोज अगर आप ब्रेसेस स्पेशलिस्ट हो तो आपको आरसीटी आती ही नहीं है, आपको एक्सट्रैक्शन आती ही नहीं है, मतलब आप सिर्फ ब्रेसेस ही लगा रहे हो। तो आप अगर क्लिनिक खोलोगे तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि मैं तो सिर्फ ब्रेसेस लगाता हूँ, बाकी काम तो मैं करता ही नहीं। तो मतलब इस क्योंकि सामने वाले को मालूम भी नहीं ना कि आप इसी चीज के स्पेशलिस्ट हो। हाँ और एक तो हाँ, इतना जानता भी नहीं है। एक्चुअली लोगों को लगता है कि अगर एमडीएस है तो उसको सब चीज़ों का स्पेशलिस्ट है, पर ऐसा नहीं होता है, उसमें भी बहुत सुपर स्पेशलाइजेशंस होती हैं। तो ये चीज़ है, इसलिए मैं एमडीएस की तरफ इतना इंक्लाइन नहीं हूँ, बट पेपर मैंने दिया बिकॉज मैं देखना चाहती थी कि मैं कितने रैंक ला सकती हूँ। तो आप अगर जो भी अभी जूनियर्स देख रहे होंगे एक तरीके से आपके, तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे कि अभी वो बीडीएस को ऑप्ट करें, या मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उनको बीडीएस ले लेना चाहिए? पहला तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आप गवर्नमेंट में एडमिशन ले सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास पैसे बहुत है जैसे तो ऐसा है कि अगर उसके बहुत बार ऐसा होता है कि उसके मार्क्स 550 हैं या नियर अबाउट 600 हैं, तो उसको ड्रॉप, मतलब एक ड्रॉप करने वाली कंडीशन होती है ना, एमबीबीएस के लिए ड्रॉप करना रहता है। जैसे आपने भी जब सेलेक्ट किया होगा तो आपकी एक कंडीशन आई होगी कि उस दिन से आपने ड्रॉप करना बंद किया होगा कि अब हम ड्रॉप नहीं करेंगे, दिस इज द लास्ट ड्रॉप। तो वो कंडीशन कौन सी थी? मैंने 2 साल ड्रॉप किया था। तो जब मैंने सेकेंड ड्रॉप लिया था तो बहुत ही, मतलब मैं काफ़ी चिल थी। फर्स्ट ड्रॉप में मैं बहुत डिप्रेस थी, पर सेकेंड ड्रॉप में मुझे हो गया था कि इससे नीचे तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब अब तो देयर इज़ नथिंग टू लूज़। तो मैंने काफ़ी मेहनत करी थी। तो उसके बाद जब मेरे को लगा इससे ज़्यादा मैं पढ़ ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि सेम सब्जेक्ट्स को 4 साल हो गए थे पढ़ते हुए ना। मुझे लगता है कि अगर आप बच्चा 3 साल से ज़्यादा ड्रॉप कर रहा है, वो तो करना ही नहीं और चाहिए। हाँ 3 साल से ज़्यादा ड्रॉप कर रहा हो, अभी भी बच्चे ऐसे हैं मेरे पास में आते हैं, 3 छोड़ो आप 5 ईयर भी ड्रॉप वाले हैं, 7 ईयर ड्रॉप वाले भी हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बट एटलीस्ट मुझे लगता है कि 3 साल से अगर ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है तो उसको फिर बीडीएस या अदर कोर्सेस ऑप्ट कर लेना चाहिए। वर्थ इट नहीं होता है। मैं तो जानती हूँ, मेरी फैमिली फ्रेंड है, वो 7 साल ड्रॉप किया उन्होंने। तो मेरे को तो 7 ईयर और उनको मिल रही थी कोर्स हो जाएगा। आप सोचो 2014 में उन्होंने पहली बार नीट दिया था, और उनको उस टाइम पे भी अच्छा सेमी गवर्नमेंट मिल रहा था, बट उनको था कि नहीं मैं तो गवर्नमेंट ही लूंगा। फिर कट ऑफ ना हर साल बढ़ती चली गई और फिर उनको मिला फिर वो नहीं। उससे भी हाथ अब वो वेटनरी कर रहे हैं साउथ में। अभी मैं ग्रेजुएट होकर निकली हूँ और उनका फर्स्ट ईयर चल रहा है अभी। ओके, एक चीज और हम यहाँ पे कवर करेंगे कि बहुत लोग बोलते हैं कि साउथ चले जाओ, नॉर्थ से नहीं करो, ये क्या कंसेप्ट है, ऐसे क्यों? एक्चुअली नॉर्थ में ना इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, और नॉर्थ के मतलब इतना कैजुअल एटीट्यूड है टीचर्स का, क्योंकि मतलब किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ आप, किसी भी नॉर्थ के, तो वहाँ के टीचर्स कुछ आपको नहीं सिखाएंगे। हम लोग जो भी सीखे खुद ही सीखे हैं, खुद ही गलतियाँ करके खुद ही सीखते हैं, वो अपनी चेयर से उठते नहीं है। कभी कभी तो फिर खराब भी हो गए होंगे केसेस। होते हैं खराब। मैं तो बोलती हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो स्टूडेंट्स कर रहे हैं ना, और पीजीज भी तो स्टूडेंट्स ही होते हैं ना, सब स्टूडेंट ही होते टेस्टिंग हैं। चल रही होती है, हिट एंड ट्रायल, एक्सपेरिमेंटेशन चल रही होती है, एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है, ठीक हो बट गया वो तो। भी ना ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कुछ अब्रप्ट हमें पढ़ाया जाता है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ही गलत कर रहे हैं, बट हाँ गलतियां तो करते हैं। अब अगर तुमसे जो चीज़ प्राइवेट प्रैक्टिस में 5,000 की है तुम 50 रुपये में करवा रहे हो, तो स्टूडेंट ही करेगा ना, तो अब वो जैसे भी करेगा। और टीचर्स बस चेक करने आते हैं, और वो भी हमें भेज देते थे एज एन इंटर्न्स की, जाके चेक करके आ जाओ बस। तो यही है, तो टीचर्स बस फोन चलाने जाते हैं वहाँ पे, हिट एंड ट्रायल चल रहा होता है। हाँ मतलब वही कि बाकी बच्चे तो जो अपना सीख रहे होते हैं सब अपना ऑटोमेटिकली सीख जाते खराब हैं। तो करता नहीं है। जितने केसेस तुम करते रहते हो ना, फिर तुम्हें पता चल जाता है कि इसमें मैंने ये गलती करी, इसमें मैंने ये गलती करी, वो गलती रिपीट नहीं करनी। पर वो गलतियां तुम्हें करनी पड़ेंगी ना, और गलती तुम तभी करोगे जब तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, तभी आप सीख पाओगे। अगर जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का पेशेंट है, वो उसको पता है कि मैं 50 रुपये में ट्रीटमेंट करा रहा हूँ,
तो उसकी पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, वो तुम 4-5 बार भी आएगा, 6 बार भी आएगा। गांव से आते होंगे मेनली लोग, गांव से भी, शहर से भी आते हैं, मतलब हर जगह से आते हैं। तो ये है कि मेनली बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि लोगों ने सुन रखा होता है कि गवर्नमेंट जो वहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ पे भी ठीक हो जाता है। तो एक चीज तो अच्छी चीज ये होती है गवर्नमेंट होने का, गवर्नमेंट टैग का बड़ा फायदा है कि आपको पेशेंट खूब भर के मिलेंगे। बहुत ज़्यादा, बस यही है। तो मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट पेशेंट मिलेगा आपको, क्योंकि वो अगर आपको 5,000 दे रहा है तो फिर उसको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, आप उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। वो पूरी आपके हर मूवमेंट को ऑब्जर्व करेगा, मतलब वो देखेगा कि आपका हाथ कैसे मूव कर रहा है, आप नर्वस हो गए वो भी उसे दिख रहा है, क्योंकि वो तो मुंह खोल के बैठा है ना, उसको नहीं पता आपके मुंह में क्या कर रहे हो आप, उसको ये दिख रहा है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका डिमीनर कैसा है। और वो ना आपका डिमीनर चेंज तभी होगा जब आप में कॉन्फिडेंस होगा, आपको पता है कि मेरे को एग्जैक्टली ये करना क्या है। हाँ मतलब जब मैं स्टार्टिंग में मैंने कॉलेज खत्म किया था ना, तो मेरे को आदत थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरह पेशेंट्स करने की, हम लोग चिल्ला चिल्ला के बुलाते थे। तो फिर सबसे पहली चीज मेरे को यही सिखाई मेरे सर ने कि ये गवर्नमेंट अस्पताल नहीं है, डिसिप्लिन में करना हाँ, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट बहुत ज्यादा होते हैं, हमें चिल्लाना पड़ता है। तो वहाँ पे था कि नहीं, नेम लेके अनाउंस करते हैं, हाँ आराम से बैठो, पेशेंट खुद ही आएगा, ये प्राइवेट प्रैक्टिस है। पेशेंट ऐसा बोल भी देते हैं कि ये तो जूनियर डॉक्टर हैं, मैडम थोड़ी नर्वस हो गई थी, ऐसे पेशेंट खुद ही बोल देगा आपको, फीडबैक भी देके चले जाते हैं। पेशेंट को सब पता होता है, बहुत स्मार्ट पेशेंट्स होते हैं। तो प्राइवेट प्रैक्टिस में तो बहुत डिफरेंस होता है, इसीलिए तुम्हें गवर्नमेंट अस्पताल में अपना हाथ साफ करना जरूरी है। अगर तुमने प्राइवेट से कर लिया तो फिर तुम्हें कोर्स मतलब ये जो ट्रेनिंग है इंटर्नशिप वाली, ये आप कोर्स के पैरेलली ही लेके निकलो, है ना। अदरवाइज क्या होगा कि फिर आप एमडीएस भी करोगे, फिर आपको करना बेकार है। अगर आपने स्किल्स या एक्सपोजर आप ले नहीं पाए क्लिनिकल वाला, तो फिर पूरा कोर्स खराब हो जाएगा एक तरीके से। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग बोलते हैं कि मतलब बीडीएस के बाद बेरोजगार हैं लोग, तो उसका रीज़न यही है मुझे लगता है कि आपने उतनी प्रैक्टिस की नहीं, उतनी चीज़ों को सीखा नहीं सही से। तो अगर आप एक प्राइवेट क्लिनिक भी ओपन कर रहे हो तो आपका मार्केट सेटअप कैसे बनेगा? मैं मार्केट एक चीज पे ऐड करना चाहूंगी, बेरोजगार है, आप मेरे को बताओ, अगर आप किसी को हायर करते हो उसे काम तो आना चाहिए ना। अगर सपोज कोई चाय बनाने वाला है, उसको चाय बनानी नहीं आती, आप उसे तो 100 रुपए भी नहीं दोगे। और ऐसे डेंटिस्ट निकल रहे हैं कि उन्होंने 5 साल में पेशेंट नहीं किया, काम ही नहीं किया हुआ है, उनको कोई क्यों काम देगा? उनको कोई 5,000 में भी रख लेना बहुत बड़ी बात है। तो मतलब अगर आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो ना कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, फिर आपको पेमेंट मिलती है, डेफिनेटली मिलती है। मतलब अगर आप जो चीज़ आपको आती नहीं, आपको फिलिंग करनी नहीं आती, आपको इंजेक्शन फेस के मुंह के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, आरसीटी करते हैं, तो अगर आपको सही नर्व हिट नहीं करी, आपने ऐसी रैंडम ठोक के जा रहे हो, 2-3 लोग लगा देते हैं, मैंने काफी बार देखा हुआ है। तो वो चीज़ आपको अगर नहीं आती है तो कोई क्यों, मतलब लॉजिकल है ना। अगर सपोज मेरा क्लिनिक है, मैं किसी ऐसे बंदे को क्यों हायर करूँ जो मुझ पर बोझ बने, है ना। मतलब अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो क्यों हायर करें? वो चाहते हैं उनका काम आसान हो। अब कोई बंदा आके जिसको कुछ नहीं आता, हम सिखाने थोड़ी बैठे हुए हैं, हम तो अपना काम आसान करने बैठे हैं ना। तो अगर आप एम्प्लॉयर की तरह सोचो तो फिर आपको फिर कोई क्यों ही हायर करेगा। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। अगर आपको काम आता है ना तो आप कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते, आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस भी फ्लरिश करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये तो। और ये मत सोचना कि एमडीएस करके कोई गुजारा हो जाएगा, गुजारा होने वाला पार्ट कोई। एमडीएस की ना सिर्फ 200 to 300 क्लिनिकल सीट्स हैं पूरे इंडिया में। मेनली अभी 2 पार्ट मुझे लग रहा है जो रह गए हैं। पहला ये कि हु इज़ डेंटिस्ट, आपकी मतलब लैंग्वेज में, बिकॉज आपने कर रखा था, उसको बेहतर बता पाओगे। दूसरा ये कि मतलब अगर हम बात करें फ्यूचर स्कोप्स की या हम सैलरी पैकेज की मेनली, तो मैंने ऐसा सुना हुआ है, मतलब मोस्टली एडवर्टीजमेंट्स भी हम बहुत बार देखते हैं कि 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ मिल रहे होते हैं यूएस में या अदर कंट्रीज़ में। बाहर चले जाओ आप इंडिया से, तो इंडिया के अंदर डेंटिस्ट की उतनी वैल्यू नहीं है, बट अब्रॉड आप जाओगे तो वहाँ पर आपको अच्छा पे आउट भी मिलता है और वहाँ पर एक कहीं ना कहीं वैल्यूएशन भी है। हाँ जी, तो सबसे पहले हु इज़ अ डेंटिस्ट? अ डेंटिस्ट इज़ अ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, अ डेंटल सर्जन बेसिकली, जो कि आपकी ओरल कैविटी को एंड आपके हेड एंड नेक को ट्रीट करता है, आपके सारी मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजीज़ को ट्रीट करता है। ओरल कैंसर को सबसे पहले एक डेंटिस्ट ही डिटेक्ट करता है। अगर कोई एक्सीडेंट है, अगर आपकी टीथ ब्रोक है, आपका जॉ टूट गया है, वो भी डेंटिस्ट ठीक करता है। अगर सपोज आपकी आंख निकल आई है, आपकी नोज फ्रैक्चर हो गई है, आपकी लिप्स या ये पूरा पार्ट, या जैसे अब न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनको क्लेफ्ट पैलेट होता है, उनके पैलेट में छेद होता है, बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडिया में, तो उनको भी डेंटिस्ट ही ठीक करता है। अभी जैसे कोविड के टाइम पे म्यूकरमाइकोसिस हुआ था, ब्लैक फंगस, बहुत ज़्यादा केसेस आए थे, तो उसकी वजह से लोगों के पूरा मुंह खाली हो गया था, मतलब पूरा जबड़ा ही निकल आया था। तो उनको भी रिप्लेस जो करता है वो प्रोस्टोडोंटिस्ट, एक डेंटिस्ट ही करता है। तो डेंटिस्ट्री बहुत ही बड़ी ब्रांच है, दांतों से रिलेटेड नहीं है ये। हमको लगता है कि डेंटिस्ट्री इज लिमिटेड टू ओनली टीथ, बट ये हमारी एक्सपैंड कर जाती है बहुत ज़्यादा। फेशियल एस्थेटिक्स, कॉस्मेटिक्स, बोटॉक्स, फिलर्स, हेयर ट्रांसप्लांट,
और जो हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल द प्रोस्थेसिस, मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस, इसकी जो हम एमडीएस से प्रोस्थोडोंटिक्स करते हैं, वो लोग इसको उनको ट्रेन किया जाता है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है, जैसे साउथ में अगर जंगलों में काफी जैसे केसेस आते हैं कि शेर ने खा लिया, आँख खा ली, नाक खा ली, ऐसे बहुत केसेस आते हैं। जिन सर के मेंटर काम करती थी उन्होंने वहीं से सीखा था, तो वो साउथ से किया था उन्होंने एमडीएस, जीडीसी बैंगलोर से। तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे केसेस आते थे, तो वो उनको रिप्लेस करते हैं। मैं आपको भेजूंगी डॉक्टर विकास गुप्ता, उनके अंडर मैंने काम किया था। तो चंडीगढ़ के और नॉर्थ इंडिया के वो बहुत ही ओनली डेंटिस्ट है जो आईज रिप्लेसमेंट करते हैं, आर्टिफिशियल आईज बनाते हैं वो। तो पूरे इंडिया से लोग आते हैं उनके पास वो रिप्लेस करवाने, और वो एक डेंटिस्ट है। अभी उनका मतलब काफी कमेंट्स आते हैं ऐसे कि आप तो डेंटिस्ट हो, आप ये कैसे कर रहे हो, बट हमें ट्रेन किया जाता है और ये अवेयरनेस ही नहीं है इन ओके, मतलब ये पार्ट है डेंटिस्ट के अंदर ये डीसीआई के अकॉर्डिंग वी आर लीगली अलाउड टू डू दीज थिंग्स एक्सेप्ट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, जिसके लिए आपको एमडीएस होना पड़ेगा, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल एमडीएस सर्जरी के बाद वो भी कर सकते हैं। हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हो। ट्रांसप्लांट का तो बहुत बड़ा मार्केट है। हाँ जी, और एक और चीज इम्प्लांट्स, जो सबसे ज्यादा आजकल लेटेस्ट चल रहा है, 2000 से इसने ट्रेंड किया था, उससे पहले कोई लगाता नहीं था इम्प्लांट्स को। तो इम्प्लांट बेसिकली एक स्क्रू जो आपके हम बोन में डालते हैं, जो कि आपके जो कि सबसे बेस्ट रिप्लेसमेंट होता है टूथ का, ठीक है। क्राउन्स होते हैं पर आपके आसपास के दांतों को घिसना पड़ेगा। इम्प्लांट है कि स्क्रू डाल दिया, टूथ लगा दिया, उसी पे घुमा दिया। हाँ जी, वो एक इम्प्लांट ही आप कितना भी चार्ज कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपने कौन सी कंपनी यूज करी है, आपने बाहर से मंगाया है। डेंटिस्ट उसका 25,000 से लेके 1 लाख तक चार्ज करते हैं एक इम्प्लांट का, मतलब एक टीथ का। तो वही आप लगा लो, 4-5 टूट गए तो 5 लाख रुपए का काम हो गया आराम से अभी मैंने ऐसे प्राइवेट प्रैक्टिस में काम किया है जहाँ पे नोटों की मतलब एक सूटकेस लाते थे सर, जो सिर्फ कैश में डील करते थे, नोटों की गड्डियां हर रोज उसमें भरी जाती थी। मतलब ये बहुत सेंसिटिव पार्ट पे वर्किंग है, जिसे हेयर ट्रांसप्लांट का है। हाँ जी। तो आज के टाइम पे बड़ा कॉमन है, ये किसी को भी नीड पड़ सकता है। और जैसे टीथ का है तो देन लोग अब रीअरेंज कर लेते हैं उसको ऑर्डर पे, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं, और मतलब ये बड़ा सेंसिटिव है मुझे लगता है, और लोगों को इतना मालूम नहीं है। हाँ। स्माइल डिजाइनिंग कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी अच्छे मुंबई जैसे सिटी में जाते हो, चंडीगढ़, दिल्ली में जाते हो, तो लोगों के आगे दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। अगर आप ब्रेसेस लगवाते हो तो 1 साल तक ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, फिर आपको परमानेंट रिटेनर लगाना पड़ेगा। तो स्माइल डिजाइनिंग में हम वेनियर्स लगाते हैं, उनकी इंस्टेंटली 1 दिन में उनकी स्माइल ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इतना चेंज हो जाता है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है। आपकी स्माइल जैसे मैं देख रही हूँ, आप भी ट्रांसफॉर्म करवा सकते हो। जैसे मेरे कॉलेज की सीनियर है, उनका क्लिनिक है लुधियाना में, डॉक्टर रिश्मन, वो एक अभी काफ़ी फेमस डेंटिस्ट है इस टाइम पे। तो वो स्माइल डिजाइनिंग में स्पेशलाइज करती हैं। मतलब वो आप उनका पेज देखोगे तो उनके सारे केसेस वही हैं, बिफोर और आफ्टर करके पूरा दिखा देते होंगे ऐसा। हाँ, उनके सारे पेशेंट रोने लग जाता है अपनी स्माइल देख के। मतलब बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। आप अगर स्माइल करते हो नॉर्मली भी, अगर हम किसी को देखते हैं तो सबसे पहले हम दांत देखते हैं। अगर पेशेंट का दांत ही टूटा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा हो या येलो हो ना, तो हमें वो अट्रैक्टिव नहीं लगता। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी स्माइल, हमारी पर्सनालिटी का। कोई आपकी आंखें नहीं देखेगा, आपका सबसे पहले टीथ ही देखेंगे इन जनरली बात करने में। हाँ, तो डेंटिस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू फॉरेन कंट्रीज में डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। और हाँ, उसी पे मैं सोच रहा था कि आप आओ। और मैं आपको बाहर ऐसा क्यों है, बाहर ज्यादा ऐसा मैं बताती हूँ क्यों है, क्योंकि वहाँ पे कॉलेजेस का नंबर बहुत ही कम है। पूरे कनाडा में सिर्फ 7 कॉलेजेस हैं, और 7 कॉलेजेस में भी अब 700-800 सीट्स हैं। तो अगर हर साल 700-800 डेंटिस्ट निकल रहे हैं तो क्वालिटी है। ऊपर से कनाडा कितना बड़ा है, तो आप लगा लो कि उनकी पे भी ज़्यादा है। इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, हर कोई प्राइवेट कॉलेज खोल के बैठा हुआ है। यहाँ पर क्वांटिटी तो है बट क्वालिटी नहीं है। एग्जैक्टली। अगर आप, वही तो मैं बोल रही हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट से करते हो तो आपकी वैल्यू हर जगह पे है, आपको हर कोई देगा सैलरी, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। अगर जैसे यूएस या यूके जाना है, हाँ जी, तो आप किसी फ्रेंड का बता रहे हाँ, थे। मेरी एक फ्रेंड है, उसने अभी यूएस का एग्जाम क्लियर किया है। इनफैक्ट उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में उसके क्लियर लिए कर लिया। एग्जाम देना पड़ता है यूजी के बाद में। एग्जाम क्लियर हो जाएगा, फिर आप वहाँ के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ऐसा है? एक्चुअली प्रोसेस क्या है वो? हाँ जी, मैं बताती हूँ। तो एक एडैट करके एग्जाम होता है, जो इंडिया की बीडीएस जो है वो यूएस एंड कनाडा में रिकॉग्नाइज नहीं है, तो वहाँ पे आपको डीडीएस करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप एक लाइसेंस एग्जाम का वहाँ पे क्लियर करते हो, उसके बाद आप वहाँ पे 2 साल पढ़ते हो। तो वैसे नॉर्मली डीडीएस 3 साल की होती है, पर वहाँ पे आप 2 साल पढ़ते हो, उसके बाद आप मतलब आपको लाइसेंस मिल जाता है वहाँ प्रैक्टिस करने का। वहाँ की एलिजिबिलिटी फुलफिल हो जाती होगी एज पर द कंट्री। हाँ जी, जैसे जर्मनी है, वहाँ पे बीडीएस रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप जर्मनी में एक लाइसेंस एग्जाम क्लियर कर लोगे, और जर्मनी में आपको जर्मनी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके लिए। वो तो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए आपको लोकल मतलब और कंट्रीज में इंग्लिश बोल सकते हो, जर्मनी में आपको सीखना पड़ेगा उनकी लैंग्वेज। और उसका उनका जो लाइसेंस एग्जाम है आपने क्लियर कर लिया, फिर वहाँ पे आप आराम से बीडीएस रिकॉग्नाइज्ड है, प्रैक्टिस कर सकते हो। दुबई में पैकेज मिलता है वहाँ पे $200,000 तो मेरे को पता है पर ईयर। हाँ, 2.5 लाख तो आपने बहुत कम बोल दिया। अच्छा, इंडियन करेंसी में कितना बन जाएगा लगभग? 50-60 लाख।
50-60 लाख का, अरे वाह। हाँ, बट उसके लिए उतना आपको लगाने पड़ेंगे ईयर्स, इंस्टेंटली नहीं मिलेगा आपको ना, बहुत साल लगते हैं। मतलब 4-5 लाख रुपए पर मंथ का, उससे अगर हम इंडियन करेंसी मिले तो, है ना? 40-50 लाख इंडियन करेंसी नहीं, मैं पर मंथ की बात कर रहा पर मंथ का बोल रही हूँ मैं। पर मंथ का आपने बताया। हाँ, अभी मैं आपको बताती हूँ, मेरी मौसी हैं, वो यूएस में रहती हैं। $1000 में उन्होंने थर्ड मोलर की एक्सट्रैक्शन कराई है। इंडियन रुपी की वैल्यू 80 रुपीज़ है, तो 80,000 रुपये की एक्सट्रैक्शन है उनकी एक थर्ड मोलर की। और वहाँ पे जो डेंटिस्ट है वो अपॉइंटमेंट बेसिस पे करते हैं, तो जैसे वो दिन का एक ही पेशेंट करेंगे, पर वो एक पेशेंट से इतना चार्ज कर लेंगे कि वो दिन के 10 पेशेंट का एक ही पेशेंट देगा। और ये क्लास प्रैक्टिस होती है, इंडिया में भी होती है। इंडिया के जो टॉप डेंटिस्ट है वो ज़्यादा पेशेंट बट नहीं उसमें करते। अच्छी चीज़ ये है ना कि बाहर जो एग्जाम क्लियर करेगा, फिर उसके बाद जो उसकी क्लिनिकली स्ट्रांग होगी, हाँ, वहाँ पे वो तो फिर DDS वो जो करेगा। बहुत परफेक्ट होता होगा, जो एकदम क्रीम जाता होगा, उसको वो अच्छा ऐसे play लेते out ही नहीं करता है। इनफैक्ट मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आपने किसी भी ऐसे कॉलेज से कर लिया जो रिकॉग्नाइज नहीं है DCI के अकॉर्डिंग, या कोई भी ऐसा एवरेज रैंडम कॉलेज है, तो वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करते। अच्छा। अभी मेरी एक फ्रेंड है, वो कनाडा जा रही है, तो उसने जो एग्जाम है वो उसने अपना अप्लाई किया PR के लिए, तो उसको इंस्टेंटली PR मिल गई, बिकॉज हमारा कॉलेज जो है वो सबसे टॉप पे आता है। और हमारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने प्राइवेट से किया था, उनको नाम भी नहीं आया, उनकी फाइल लगी ही नहीं है, और उसकी फाइल लग चुकी है PR की, और अभी वो अगले महीने कनाडा जा रही है। Okay, that's तो ये डिफरेंस होता है, कॉलेज की वैल्यू बहुत ज्यादा जरूरी मतलब है। आपका यूजी कहाँ से बहुत इम्पैक्ट करता है। हाँ, MDS को छोड़ दो, आप पहले UG करो अच्छे से। यूजी अच्छे से कर लिया तो आप समझ लो कि बढ़िया डॉलर्स में भी काम हो जाएंगे। इट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू कि कितने पैसे कमाने, भाई किस तरह का काम करना चाहते हो, ये आप डिसाइड करोगे। तो यार अब इस पॉडकास्ट को हम इसी के साथ वाइंड अप करेंगे। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई है भैया BDS के रिगार्डिंग। तो जो लोग BDS करना चाह रहे होंगे, अब उनको समझ में आ गया होगा यार कि कितना आप कहीं ना कहीं एक सेफ हो, किस तरह से अगर BDS करना है तो किस तरह से करना है, अगर नहीं करना है तो वो क्यों नहीं करना है। दोनों चीज़ें होप सो इस पॉडकास्ट के थ्रू क्लियर हो गई होंगी, बिकॉज इस पॉडकास्ट का करने का मीनिंग डॉक्टर श्वेता के साथ में इसीलिए था कि भैया पता चले कि BDS है क्या। क्योंकि कुछ मुझे ऐसा लगता है कि इंस्पायरिंग स्टोरीज़ होती हैं, जैसे कि ये अपने लाइफ में अच्छा कर रही हैं, बिकॉज इन्होंने सीखा है बहुत कुछ और बहुत सारी चीज़ें बताई इस पॉडकास्ट के जरिए। तो होप सो आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होगे अपनी स्टूडेंट लाइफ को इनके साथ में। और इसी के साथ मैं वाइंड अप करूँगा, और मैम मैं बोलूँगा कि आप एट द एंड कि बच्चों के लिए क्या कंक्लूजन देना चाहोगे कि उनको BDS करें तो वो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें। डेफिनेटली, तो सबसे पहले तो यार आप स्ट्रेस लेना छोड़ो, क्योंकि मुझे पता है अभी एग्जाम हुआ है तो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, और इनफैक्ट मैं भी थी डिप्रेस्ड। हम लोग ऐसे बेड पे ही पड़े रहते थे, मुझे पता है कि हम लोग बस यही ओवरथिंक करते रहते हैं कि अब हमारा क्या होगा। ऊपर से ना सोसाइटी इतनी नेगेटिविटी फैलाती है डेंटिस्ट्री के बारे में कि तो जॉबलेस है, ये है, वो है। तो पहली बात तो ना, अगर आपका आपने बेस्ट दिया, आपके अच्छे मार्क्स है, तो आप तो कंप्लीटली इग्नोर कर दो, बिल्कुल कानों को एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो। जब आप कमाओगे तो वही लोग बोलेंगे कि अरे मतलब क्या, हमने तो पहले ही कहा था डेंटिस्ट्री कर लो। कि अगर आप BDS कर रहे हो, स्पेशली गवर्नमेंट से कर रहे हो या फिर बहुत अच्छे प्राइवेट से भी कर रहे हो, तो वो आपकी इंडिविजुअल स्किल पे मैटर करता है। अगर आप अपने आप को कंपेयर करते रहोगे ना आसपास वालों से कि इसको MBBS मिल गया, इसको तो BAMS ले लिया इसने, तो वो सब छोड़ दो। डेफिनेटली बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, एंड ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अर्न करोगे, आपकी अर्निंग पोटेंशियल पे। बिकॉज एट दी एंड आप एक डेंटिस्ट हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस अर्न कर रहे हो, तो ये सारी स्किल्स आप इवेंचुअली सीख जाओगे। तो इस टाइम पे आप ना फ्यूचर का सोच के ओवरथिंक मत करो, अभी आप प्रेजेंट मोमेंट में रहो और खुश रहो। ये बहुत अच्छी फील्ड है। मतलब अपने जो प्रेशियस कॉलेज की लाइफ ही, जो हमारी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो होता है कॉलेज लाइफ का, वो वेस्ट मत करो, क्योंकि मैंने किया है, इसलिए मैं आपको एडवाइस दे सकती हूँ कि वो इसी दुखड़े में निकल जाता है कि दूसरा MBBS कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये आपका खुद का जो BDS कोर्स है ना, ये अपने आप में स्पेशलिस्ट है यार। तो ये यहाँ पे भी कोर्स कुछ इस तरह से है। BDS वाला हमेशा अनकंफर्टेबल तो रहता ही रहता है MBBS वाले के सामने, मुझे ऐसा लगता है। वो ना हमें स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड ईयर में होता है कि हमको लगता है कि हम किसी से कम है। थर्ड ईयर से हम पेशेंट्स करने लग जाते हैं ना, फिर अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि पेशेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, हमारे आसपास वाले लोग ही डिस्क्रिमिनेट करते हैं। पेशेंट आपको थर्ड ईयर में भी आके बोल देगा, डॉक्टर साहब, मैम हमारा इलाज कर दो, कॉन्फिडेंस आने लगता होगा। इतना धन्यवाद आपका, आपने हमारा दर्द दूर कर दिया, इतना थैंक यू बोलते पेशेंट आपको ऐसे ट्रीट करेगा कि आपसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन ना हमारे को लगता है कि हमारे सर्कल में ही है, और जो भी नीट की तैयारी कर रहा है उसको ऐसा लगता है कि वो ही लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। एक्चुअली पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से। आप डॉक्टर हो, सबका टारगेटिंग ऑडियंस अलग हाँ, अलग है। मतलब आप अगर पेशेंट का ट्रीट कर रहे हो, उसका पेन दूर कर रहे हो, आप मतलब ये मत समझो कि आप डेंटिस्ट हो। डेंटिस्ट भाई, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है डेंटिस्ट एंड और डॉक्टर्स। तो फिर अपना दांत का इलाज तुम किसी डॉक्टर से थोड़ी कराओगे, ऐसे किसी स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास थोड़ी जाओगे अपने दांतों का ट्रीटमेंट कराने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नेगेटिविटी को तो मतलब इग्नोर ही करना चाहिए कंप्लीटली। ठीक है, इसी के साथ वाइंड अप करेंगे यार। होप सो पॉडकास्ट देखा होगा तो बहुत मजा आया होगा। कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और अगर किसी और भी कोर्स पर चाहिए, किसी और डॉक्टर को लाना है तो मुझे बताओ कमेंट करके, हम उनको भी लाएंगे अपने चैनल पर।
अगर आप चाहते हो मुझसे कांटेक्ट करना तो मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक मैं सर को भेज दूंगी और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी वीडियोस डेंटिस्ट्री से रिलेटेड हैं एंड आई क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डेंटिस्ट्री स्पेशली अमंग नीट एस्पिरेंट्स, बिकॉज मुझे पता है कि वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो जिस फेज से गुजर रहे हैं मैं गुजर चुकी हूँ। दैट इज़ वाई आई ट्राई कि मैं उतना मैक्सिमम कंटेंट क्रिएट करूँ जिससे उनकी हेल्प हो जाए। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर, फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके और हम डेंटिस्ट्री के बारे में अवेयरनेस बिल्कुल। क्रिएट तो कर सकें। अगर BDS ले रहे हो तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, और डिटेल में जानना है तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं मैम के चैनल पर, तो जाकर देख लेना। ठीक है, बाय बाय।